स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? किसी भी इंडिविजुअल्स के रिस्पेक्ट में अगर प्रोटीन बात करोगे तो एक टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल होता है, यानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल जो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और इंटरनल वेलबींग फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसे कहा जाता है प्रोटीन। अब बिल्ली प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, उनकी डिफरेंट मैनेजमेंट और डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन में होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जब हम दो एमिनो एसिड AMINO एमिनो एसिड्स को एक साथ बाइंड अप करते हैं या जोड़ते हैं थ्रू एक नया लिंकेज के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइडिक लिंकेज, POLYPEPTIDE पेप्टाइड LINKEGE लिंकेज, ठीक है, KAGE लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज जैसे एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स एक टाइप के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन के ही। तो मतलब अगर सिंगल प्रोटीन से की अगर बात की जाए तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होंगे, या अगर आप दो एमिनो एसिड्स को जोड़ दोगे तो आपको जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उसे हम प्रोटीन बोलते हैं। तो नॉर्मल सा हम बात करते हैं, एक एमिनो एसिड्स लिखते हैं इधर साइड, एक नॉर्मल जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है वो क्या होता है? ग्लाइसिन, GLYCINE ग्लाइसिन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CH2 और COOH, जिसे हम ग्लाइसिन बोलते हैं। अब ग्लाइसिन की जब हम एडिशन कर देंगे किसके साथ साथ? एक और एमिनो एसिड जो कि हमारी है, ठीक है, यहाँ पास है CH3 कर देते हैं और यहाँ COOH, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्या? एलानाइन, ALANINE, एलानाइन। अब ये दोनों एमिनो एसिड्स को अगर हम जोड़ते हैं, ग्लाइसिन दूसरा एलानाइन, तो हमारे पास जो एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन होता है इनके जुड़ने से, जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं, वो क्या बनेगा? NH2CH2 और यहाँ का CO और यहाँ पास का जो OH रहता है, ये वाला OH, ये पार्टिसिपेशन करता है ओवरऑल, ब्रिंग करता है, मतलब अगर इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बनाता हूं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे ताकि, और यहाँ पास का एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक और कलर यूज करते हैं ताकि और सुंदर दिखे, और ये होता है इस तरह से गायब। अब ये इस तरह से जैसे ही ये गायब होता है तो यहाँ पास ये वाटर निकालते चल देता है और उसके साथ साथ ये नया कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है। मतलब यहाँ जब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है एमिनो एसिड से तब भी वाटर निकलता है, और पिछले वाले जब कार्बोहाइड्रेट हम देख रहे थे, जब हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्मेशन हो रही थी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, वहाँ, हाँ, यहाँ लिंकेज में ध्यान रखना, वहाँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था, यहाँ पॉलीपेप्टाइडिक लिंकेज है, तो लिंकेज में ध्यान रखना किसमें कैसा लगता है। तो यहाँ वहां भी वाटर फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ भी वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, तो वाटर फॉर्मेशन दोनों ही रिएक्शंस में होता है। तो फिलहाल रुकना यार, रुक यार। तो यहाँ पास ऐसे NH ग्रुप अटैच होगा, यहाँ CH और यहाँ CH3 और यहाँ COOH, ये बन जाएगा अपना कंपाउंड एक प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पास से ये फर्दर और इस तरह से अटैचमेंट होते रहते हैं, और एक प्रोटीन फॉर्मेशन होने के पीछे एक सक्सेसफुल अल्फा एमिनो एसिड्स का हाथ होता है, अल्फा एमिनो एसिड्स का हाथ होता है। तो अल्फा एमिनो एसिड्स का अगर आप कंबाइन करते चलोगे तो आपको एक लार्ज डेंस्ड स्टेबल प्रोटीन फॉर्मेशन होने देखते मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहीं पास है, इसका नाम क्या होगा? इसका नेमिंग का भी एक IUPAC नॉर्मल सिस्टम है, जैसे, ठीक है। जैसे कि इसी के नेमिंग की अगर बात करते हैं तो कैसे, किस तरह से होगा? तो सबसे पहले जहां हम स्ट्रक्चर लिखे हैं उसी का इधर साइड से फर्स्ट थर्ड वर्ड आएंगे, ठीक है, और इसी के साथ साथ CYL लगाते हैं,
ठीक है, चाहे जो हो हर के साथ YL लगेगा। अब उसके साथ साथ इसका क्या उठाते हैं, इसके सारे वर्ड्स उठाते हैं, तो ALANINE ये बन जाएगा इसका ग्लाइसाइल एल्माइन, ठीक है, एलानाइन, ये इसका पूरा का पूरा नेम हो जाएगा, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में या साइंटिफिक नेम में जिसे बोला जाता है गाइल और ALA के नाम से लिखा जाता है। तो आप ये नेम भी फॉर्मेट कर सकते हो, चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट एक इसी में आता है एक इफेक्ट जिसे हम ज्विटर इफेक्ट बोलते हैं, वो क्या होता है, ठीक है, ZWITTER ज्विटर आयंस, ज्विटर आयंस। तो स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक के साथ। तो जब हमारे पास कोई भी एक जो हमारे पास एमिनो एसिड्स होगा, यानी अल्फा एमिनो एसिड्स की ज्यादातर हम बात करते हैं, तो जब हम एक अल्फा एमिनो एसिड AMMINO एमिनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, DISSOL भी डिसॉल्व करते हैं, तब वो कुछ इस तरह से NH2 और यहाँ पास ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पास OH इस तरह से रहता है। और जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये होता कुछ इस तरीके का चेंजेस है कि ये NH3 हो जाता है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के यहाँ अटैच हो जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन्स को रिलीज करता है, जो कि आगे जा करके यहाँ पास एमाइंस के ऊपर एक पॉजिटिवली करके उसके साथ जुड़ जाता है, और यहाँ COO माइनस। और ये जो अपने पास कार्बोक्सिलिक के ऊपर ये ऐसा आयंस क्रिएट हुए हैं, या फिर इस पूरे कंपाउंड में जो आयंस क्रिएट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयंस। और यहाँ जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया, जिसे कई लोग इसे ज्विटर आयंस इफेक्ट बोल देते हैं, तो आप वो भी बता सकते हो। चलो, तो ये कौन सा कंपाउंड है, ज्विटर आयंस। तो ज्विटर आयंस का कॉन्सेप्ट समझ आया। जब हम अल्फा एमिनो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एक प्रोटॉन रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्म में, जो कि करके एक एमिनो के साथ जुड़ जाता है और नॉर्मल हमारे पास इस तरह का कंपाउंड देता है, ठीक। अब बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे हमने बात किया था एमिनो एसिड्स को डिफरेंट टाइप्स में हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, उसको क्लासिफाई कैसे किए सकते हैं, तो क्या यहाँ प्रोटीन के लिए भी ऐसी वैसी है? जस्ट हाँ, क्योंकि प्रोटीन्स हमने देखा है, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा लार्ज डेंस वेराइटीज के प्रेजेंट होते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। तो मतलब इस पूरे अर्थ में अगर इतने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो मतलब क्या वो ऐसे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स की क्लासेस भी होंगी, तो उसी को लेबल्स में इसे डिवाइड किया गया है जनरली, ठीक है। तो एक हम पढ़ेंगे इससे सबसे पहले, तो उसकी किस तरह से फॉर्मेशन हुई इसके लेबल्स के हिसाब से, तो जैसे यूज करते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक अलग से पढ़ेंगे, तो उसको आखिरी में जोड़ते हैं। पहले इससे हिसाब से पहले हम प्रोटीन्स को पढ़ लेते हैं कि हम उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो जो हमारे पास प्रोटीन्स रहती हैं उसे हम प्राइमरी लेवल्स के हिसाब से, लेवल्स LEVELS लेवल्स, ठीक है, लेवल्स के हिसाब से डिफाइंड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि कितने लेवल्स में से डिवाइड किया गया है, टोटल 4 लेवल्स में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। एक होता है प्राइमरी लेवल, दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल, तीसरा होता है टर्सरी लेवल, ठीक है, चौथा होता है क्वार्डनरी, ठीक है, क्वार्डनरी की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। क्वार्डनरी की स्पेलिंग क्या है, QUATENARY, QUATENAERY, ठीक है, क्वार्डनरी। तो ये 4 टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है। तो ये 4 लेवल्स के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि एमिनो एसिड्स किस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास आज बहुत ज्यादा लार्ज डेंस वेराइटीज के एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है, और एमिनो एसिड्स ही क्या बनाते हैं, हमारे
प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स कितने टाइप्स के होंगे, बहुत ज़्यादा लार्ज वेराइटीज के हो सकते हैं। तो उसी के डिफाइन करने के लिए हम इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। तो अब उसी के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, सबको एक एक करके समझना। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्राइमरी, ठीक है, जहां पास है प्राइमरी लेवल पे किस तरह से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी। तो ये पूरा का पूरा क्लासेस हम सबसे पहले अगर प्रोटीन को आइडेंटिफिकेशन चालू करते हैं तो सबसे पहले हम उसे प्राइमरी लेवल्स में समझते हैं, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, फिर क्वार्टनरी। ये 4 लेवल्स को जब हम समझ जाते हैं तो हम प्रोटीन पूरी तरह से बता सकते हैं कि ये कौन से किस टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। ये तो 4 लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो अपने उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं आपको सबका हिंट देते हुए चलूंगा। सबसे पहले आ जाता है जो हमारे पास प्राइमरी लेवल्स वाले प्रोटीन्स होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी वाले सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, टर्सरी वाले टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, क्वार्टनरी वाले क्वार्टनरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सब एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब जैसे हमारे पास प्राइमरी लेवल्स में हम किस तरह से, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो इसमें प्राइमरी लेवल्स में होता क्या है कि हमारे पास जो भी प्रोटीन दिया होगा उस प्रोटीन्स में किस तरह का एमिनो एसिड प्रेजेंट है उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कि इसमें एक ग्लाइसिन प्रेजेंट है और दूसरा एलानाइन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह के उसमें एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे जब हम उसकी करेक्शन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं तो हमारा प्राइमरी लेवल में आता है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। समझ आया, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो भी प्रोटीन होता है, ठीक है, एक सर्टेन प्रोटीन जो हमारे पास दिया रहता है, इसमें हम किसके थ्रू अटैच होते हैं, जो हमारे पास एक तरीके से सिंपल एमिनो एसिड्स जो एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं, ठीक, लिंक रहते हैं, उनके थ्रू हम अटैच करते हैं। और इसमें क्या होता है सेकेंडरी में हम नॉर्मल उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं, किस तरीके का उनका ये शेप है, SHAPE शेप है, उसके हिसाब से हम उनका अंतर बताते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब हम उनका अंतर बताते हैं कि किस तरीके से, जैसे कि नॉर्मल जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर शो करते हैं। एक कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एक उनका स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, HELIX हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है कौन सा, एक और स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, PLEATED प्लेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो ये 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहीं पास से रुकना यार, लाइट काफी गोल हो रहे हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है इसी में अपना नेक्स्ट जो यहाँ पास से कहानी टर्सरी में समझ। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में हम उनका शेप देखते हैं कि किस तरीके का शेप बना रहे हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स किस तरीके का हो गए, सेकेंडरी लेवल्स में प्रोटीन्स हमारे किस तरीके से दिखेंगे। समझ आया, इसमें शेप से बताते हैं और इसमें किस तरीके के एमिनो एसिड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक प्रोटीन को बनाने के लिए, उसके लिंकिंग को देखते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद टर्सरी लेवल्स में होता क्या है, या टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में हम नॉर्मल उनका ओवरलैपिंग देखते हैं। ओवरलैपिंग बोलो, OV ओवरलैपिंग देखो, या फिर सिंपल सा बोल सकते हो ओवरलैपिंग के बाद फोल्ड, जिसे सबसे आसान भाषा में समझ सकते हैं फोल्ड। वो किस तरीके से फोल्ड है, क्या वो इस तरीके के फोल्डेड हैं, ठीक है, क्या वो इस तरीके के फोल्डेड हैं, इस तरीके का एक के ऊपर एक के बाद इरेगुलर फोल्डेड है, किस तरीके के फोल्डेड है। तो उस फोल्ड को हम देखते हैं टर्सरी लेवल में। अब इसी टर्सरी लेवल में जैसे हमारे पास 2 डिग्री हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या हो सकते हैं, 2 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, या फिर 3 डिग्री हो सकता है। ये हमारे पास ऐसे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास बात करते हैं हमारे पास कैसे, जैसे कि यहाँ पास इसी लेवल में देखते हैं, तो यहाँ पास जो हमारे पास बना, तो ये किस तरीके का बना, यहाँ पास ये वो अपना बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट है, टोटल बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट है।
अब यहां पास से जैसे ये ब्रेक करता है तो चार्ज किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। अब ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। इसी को हम प्राइमरी प्रोटीन्स भी बोलते हैं। अब जैसे इस वाले में बात करता हूं, यहां बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये वाला ये NH3 पूरा ब्रेक डाउन होगा, तो ये किसके ऊपर चार्ज चढ़ेगा, इसके ऊपर चार्ज चढ़ेगा। अब इस कार्बन कितने कार्बन के साथ और जुड़ा हुआ है, तो ये 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो यहां क्या बना, 2 डिग्री बना। समझ आया? तो इस तरीके से अगर ये वाला भी हाइड्रोजन हटा दूं और यहां पास एक और CH3 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है कि अगर 2 डिग्री प्रेजेंट है या 3 डिग्री प्रेजेंट है टर्सरी में, तो वो उनके बीच में जो बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट होता है, जैसे कि उनके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट होता है जिसे H बॉन्ड बोला जाता है, H बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, या फिर सेकेंड डाइसल्फर बॉन्ड के थ्रू ये भी अटैच होते हैं, ठीक है, H2 जिसे बोला जाता है, H2 के थ्रू अटैच होते हैं, या फिर वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच होते हैं। ये सारे के सारे अट्रैक्शन याद रखना। इसके बाद चौथा किसके थ्रू अटैच होते हैं, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ, पहला आ जाएगा H बॉन्ड, दूसरा डाइसल्फर, तीसरा वंडरवॉल फोर्स, और चौथा आ जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये 4 फोर्सेस हैं जिसके थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और ओवरलैपिंग या फिर फोल्डेड स्ट्रक्चर किस तरीके का क्रिएट करते हैं वो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे टर्सरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इस लेवल की पढ़ाई को जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसे टर्सरी लेवल में क्लासिफिकेशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट और आखिरी आता है क्वाडर्नरी। क्वाडर्नरी में होता क्या है, क्वाडर्नरी में जो भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो प्रोटीन्स रहते हैं वो एक पेप्टाइड बना करके जुड़े होते हैं, ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना करके जुड़े हुए होते हैं। बट अगर बात किया जाए, अगर एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर क्वाडर्नरी है हमारे पास, क्वाडर्नरी मान लेते हैं, नॉर्मल जो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। बट कुछ और कंडीशंस ऐसी क्रूशियल कंडीशंस आती हैं प्रोटीन्स की जहां वो एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड की बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे टाइप्स के जो प्रोटीन्स होते हैं और उनकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका स्टेज, शेप, स्ट्रक्चर और साइज, ये सब की, तो वो आता है अपना क्वाडर्नरी लेवल में, और ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसे हम क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये तो इसी समझ आ गया। चलो, तो ये आ जाएगा 4 लेवल जिसमें हम एक प्रोटीन्स को एक दूसरे के साथ क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर या क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। अब नेक्स्ट कहानी जो इसी में आती है हमारे पास, दूसरा जो मैंने बोला था कि इसकी अगर नॉर्मल जो प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जो अपने को देखने को मिलता है, तो 2 ही टाइप्स के प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा होता है फाइबर प्रोटीन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रब कर दूं, हो गया। चलो, तो 2 टाइप्स की प्रोटीन्स और क्लासिफाई किया जा सकता है जिसका यूटिलाइज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, इनको चेंज कर लेता हूं, ठीक, FIBORUS फाइबरस प्रोटीन, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा ग्लोबुलर GLUBOLUR ग्लोबुलर PROTEIN। ये 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए, एक तो फाइबरस प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन या फाइबरस प्रोटीन होते क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन या फाइबरस प्रोटीन्स एक ऐसे टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, या तो जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं या वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उसे हम उसके हिसाब से इसे डिफाइन करते हैं। देखो, जो हमारे पास फाइबरस प्रोटीन होते हैं वो एक ऐसे टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जब प्रोटीन्स, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ एकदम पैरेलली रन करता है, ठीक है। मतलब उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन की पूरी शीट है, वो दूसरे प्रोटीन की शीट्स के एकदम पैरेलली रन करेगा,
PARALLEL पैरेलली रन करेगा और उस समय जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट होगा या फिर जो प्रोटीन क्रिएट होगा उसे फाइबरस प्रोटीन बोला जाता है। और फाइबरस प्रोटीन की एक खास बात होती है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये एक कंडीशन आ जाएगी फाइबरस प्रोटीन, जैसे कि कैराटीन, ठीक है, मायोसिन, ये दो एग्जांपल्स हो जाएंगे फाइबरस प्रोटीन के। अब नेक्स्ट आता है जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन से होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक ऐसे टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक फर्दर एक दूसरे के साथ चैन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक चैन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। और जब चैन लाइक जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एक और खास बात है कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये भी अच्छी बात है इसकी। तो वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा लिखना, वाटर के रिस्पेक्ट में WAT, ये वाटर, वाटर एवरीवेयर। तो वाटर में क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। अब ये बात को ध्यान रखना है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो हमारी बॉडी में दौड़ते रहता है एक हार्मोन्स की तरह, तो इंसुलिन आ जाएगा। तो ये थी प्रोटीन। अभी स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। एक इसमें और एक चीज बाकी है, ठीक है, हो गया। चलो एक और आखिरी टॉपिक, डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन जो आखिरी टॉपिक बनेगा आज का। न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? देखो ये एक सिंपल से इसको सुन के खत्म कर देते हैं। डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन यानी होता है कि हमारे पास फर्दर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी के हिसाब से जो हमारे पास प्रोटीन है इसमें से जो सेकेंडरी और टर्सरी टाइप्स की प्रोटीन्स होती है, मतलब ये दो टाइप्स की जो प्रोटीन्स होती हैं, ये फर्दर एक स्ट्रॉन्ग पीएच या स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर अप्लाई करने के कारण क्या हो जाती हैं? ब्रेक डाउन कर जाती हैं। पीएच या फिर हीट अप्लाई करने के कारण 2 डिग्री या 3 डिग्री ब्रेक कर जाती है, ब्रेक कर जाती है और ये क्या हो जाती है? टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है और इसी को बोला जाता है डीन्यूट्रिशन। और इसमें से 1 डिग्री नहीं ब्रेक करती है, इसी इफेक्ट को भी, इसी पूरे प्रोसेस को भी डीन्यूट्रिशन बोला जाता है प्रोटीन्स की। तो यहाँ ये चीज माना जाता है कि 1 डिग्री प्रोटीन्स स्टेबल होती हैं एक हाईली पीएच में और हाईली हीट में भी, और यहाँ 2 डिग्री और 3 डिग्री अनस्टेबल होती हैं हाईली पीएच और किसके हाईली पीएच और मेनली किसके हीट के फॉर्म में। अब इसका एक कारण भी है, देख सिंपल से देखेंगे तो जैसे 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो उसमें क्या होगा? ब्रांचिंग इंक्रीज होता है, और ब्रांचिंग इंक्रीज होता है तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और 1 डिग्री में उतना ज्यादा ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ हाइड्रोजन की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बाद और डिफरेंट अट्रैक्शन डाइसल्फर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, इन सभी के कारण ये स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। तो ये थी कहानी प्रोटीन्स की मेरे हिसाब से, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विटामिन्स। जो आप हर चीज में किसी ना किसी फूड सप्लाईज में खाते ही रहते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।